Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this lecture of banking. So in the last two lectures हमने discuss किया कि what is Reserve Bank of India, what is meant by the commercial banks in India, how many types of commercial banks in India are there, what are the scheduled commercial banks and what are the non-scheduled commercial banks, what are the public sector banks and what are the private sector banks and what are the foreign banks. So this is the structure of banking in India. So ये हमारा जो एक ओवरव्यू था वो हमने अपने लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर जो है उसको हमने डिस्कस किया. आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक्स दैट आर द कमर्शियल बैंक्स उनकी. सो उसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक जो हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा उसको और डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. सो हमारा जो आज का टॉपिक बेसिकली रहेगा वो रहेगा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर. ओके, सो व्हाट आर द कमर्शियल बैंक्स. तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कमर्शियल बैंक्स, द वर्ड कमर्शियल कम्स फ्रॉम कॉमर्स. ओके, कॉमर्स मीन्स ट्रेड. सो ये बैंक जो है उनका बेसिक पर्पस क्या है, इनका बेसिक पर्पस है ट्रेड करना. ओके, सो ट्रेड में क्या होता है, अब मान लीजिए कि ट्रेडर तो वो क्या करेगा, वो जो होलसेलर है उससे कुछ लेगा और आगे अपने कस्टमर को सेल कर देगा. तो जिस रेट पर वो होलसेलर से चीजों को परचेस करेगा, जो अपने कस्टमर हैं उनको उस रेट पे तो वो देगा नहीं. तो सेम काम यही करते हैं. ये क्या करते हैं, जो लोग इनके पास पैसे डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, उनको ये लोग क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं. और जो लोग इनसे लोन लेने के लिए आते हैं उनसे क्या करते हैं, उनके लोन प्रोवाइड करवाते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. सो जितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उससे कम इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, सो जो बीच का गैप होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. और हमने बात की थी कि बैंकिंग टर्म्स के अंदर इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सो ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स करते हैं. मतलब इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑल दोज एक्टिविटीज आर प्रॉफिट ओरिएंटेड. ठीक है, बीच में से कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो सोशल बैंकिंग भी करते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि वो टोटली सोशल बैंकिंग करते हैं. नहीं, जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जो फार्मर्स हैं उनको वो लोन प्रोवाइड करवाता है, उसके ऊपर वो सब्सिडीज भी देता है, वो मुद्रा लोन भी देता है, जिसके अंदर वो आजकल गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई ना, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्टअप के लिए भी लोन देती है, तरुण लोन, शिशु लोन, किशोर लोन, उनके ऊपर सब्सिडीज भी मिलती हैं. तो वो क्या हो गई, वो तो हो गई उनकी सोशल बैंकिंग. मतलब सोशल वेलफेयर के लिए वो क्या करता है, वो आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज आपको देता है. पर अगर मान लो मैं चला जाऊं बैंक के पास और मैं बैंक को बोलूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि मुझे कार चाहिए, तो मुझे कार के लिए लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है आप कार ले लीजिए, साथ में ना आप कार तो लीजिए, उसके ऊपर लोन भी देंगे, उसके ऊपर सब्सिडी भी देंगे. मतलब जितना आप लोन हमसे लोगे उससे कम वापस कर देना. ऐसे तो नहीं होगा ना. क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब उसको लगा कि ये कार परचेज करने आया, सो ही और शी कैन अफोर्ड, तो क्या करेगा, मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ठीक है, वे आपसे प्रॉफिट कमा लेते हैं. जो फार्मर्स हैं या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको स्टार्टअप के लिए लोन देना है, वहां पे तो हम सोशल बैंकिंग कर लेते हैं, वहां पे तो वेलफेयर के लिए काम कर लेते हैं. और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए होम लोन चाहिए, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो वहां पर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंकिंग कर लेते हैं और कहीं कहीं पर वो सोशल बैंकिंग भी करते हैं. सो बेसिकली इनका काम जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंकिंग करना है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, सो हम कमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो देखने वाले हैं. उसमें उसके प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस, अदर फंक्शंस. सो हम बहुत तरह के फंक्शंस जो हैं उनकी बात करेंगे. पर सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इनके प्राइमरी फंक्शंस. ओके, so we are going to discuss the primary functions of commercial banks. कि जो commercial banks हैं इनके primary means the main
मेन फंक्शंस क्या है। अब सोचो, अब आप कहोगे कि जो बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमें चेक फैसिलिटी देते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें लॉकर फैसिलिटी देते हैं। मान लो कोई बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी नहीं देता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या वो बैंक नहीं होगा, वो बिल्कुल बैंक है। वो लॉकर फैसिलिटी देना उसका मेन फंक्शन नहीं है। जो मेन फंक्शन है बैंक्स का वो क्या है, वो दो है। जब हम याद कीजिए, जब हमने बैंकिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि जो बैंक्स हैं उनकी दो मेजर फंक्शंस होते हैं। वन इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड नंबर वन इज टू एडवांस द लोन्स। ओके, लोगों से पैसे लेना और लोगों को लोन की फॉर्म में पैसे देना, ये दो जो हैं ये क्या हैं, ये बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस हैं। एक और फंक्शन बाद में हम ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। सो क्रेडिट क्रिएशन इज आल्सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स। तो वो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, वो जब हम उसकी बारी आएगी तब उसकी बात करेंगे। प्रेजेंटली हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज एडवांसिंग, ठीक है, एक्सेप्टिंग लोन्स। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ बैंक is to accept the deposits. So जो सबसे पहला काम है किसी भी कमर्शियल बैंक का, वो क्या है, is to accept the deposit from the people। मतलब जो लोग हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी अवेलेबल है उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है, उनको अपने पास लाना भाई, ताकि लोग जो हैं वो अपने पैसे बैंक्स के अंदर डिपॉजिट कराएं, ताकि बैंक क्या कर सकें, वो जो लोगों के सेविंग्स हैं उनको प्रॉपर्ली मोबिलाइज कर सके। ओके, द वर्ड इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ भी, वो जो पैसे एक पर्सन के पास ऐसे एक्स्ट्रा फालतू में पड़े थे उसको उन लोगों के पास पहुंचाना जिनको वाकई में उसकी जरूरत है। सो जिनके पास आइडल, आइडल IDLE, आइडल, आइडल मतलब बेकार, जो बेकार पैसे पड़े हैं वहां से लेना और वहां तक लोगों को पहुंचाना जिनको वाकई उनकी जरूरत है, दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो वो क्या करते हैं, लोगों से जो पैसे हैं उनको डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं और उन लोगों को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं जिनको वाकई में उस पैसे की जो है वो जरूरत होती है। अब आप बैंक में चले गए पैसे डिपॉजिट कराने के लिए, तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे, अच्छा आप कौन से पैसे डिपॉजिट कराना चाहते हो, किस फॉर्म में कराना चाहते हो। आप पूछेंगे मतलब, वो कहेगा देखिए जी हम आपके लिए बैठे हैं। जो भी कमर्शियल बैंक्स वाले हैं वो ही कहेंगे हम आपके लिए बैठे हैं, आप बोलो आप पैसे कैसे देना चाहते हो। देखो हर पर्सन जो है वो एक तरह से पैसे डिपॉजिट नहीं कराना चाहता। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार दे दो 5 साल के लिए पैसे, हमें कौन सा चाहिए, बहुत पैसे हैं। कुछ होंगे नहीं नहीं यार, वो कहेंगे नहीं नहीं 5 साल के लिए दे दिए, मेरे को जरूरत पड़ गई, फिर क्या करूंगा। तो कहेंगे यार ऐसे अकाउंट में हो जिसमें मैं जब डिपॉजिट भी करा दूं और जब चाहे मैं निकलवा भी लूं, ऐसा भी हो सकता है। सो लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंगली अपने पैसे जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट कराना चाहते हैं। तो बैंक कहता है यार आप जो मर्जी तरह से डिपॉजिट कराओ, वी आर रेडी, ठीक है, आप जैसे देना चाहते हो दो, हम पैसे लेने के लिए बैठे हैं, जैसे आप दोगे हम वैसे ही पैसे जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बैंक जो है उसमें आप बहुत तरह के अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उसमें आप बहुत तरह से मनी जो है उसको डिपॉजिट भी करा सकते हैं। और वो अकाउंट कौन कौन से हैं, अब अगर हम बैंक में जाते हैं तो हम बहुत तरह के अकाउंट ओपन कराते हैं। आज हम इसी चीज को सीखेंगे ताकि आप कल को अगर आपको बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कराना हो तो आपको पता हो कि आप बैंक में जाके कौन कौन से अकाउंट जो हैं वो ओपन करा सकते हैं। सो जो फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम बैंक्स में डिपॉजिट जो है वो करा सकते हैं उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। ओके, अब करंट अकाउंट कौन ओपन कराता है, जो करंट अकाउंट ओपन कराता है वो बेसिकली कराते हैं जो भी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो शॉपकीपर्स होते हैं। अब ये लोग जो है वो आमतौर पे बैंक्स में करंट अकाउंट जो है वो ओपन कराते हैं। ये अकाउंट जो है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आप इसमें जब चाहे जितने चाहे पैसे जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं और जब चाहे जितने चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप जो है आप पे कोई लिमिटेशन नहीं है
आप एक दिन में चाहे 10 बार पैसे डिपॉजिट कराइए, आप दिन में चाहे 20 बार पैसे बाहर निकलवाइए, आप पे कोई जो है वो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। आप जितनी बार चाहे डिपॉजिट करा सकते हैं, जितनी बार चाहे उसे विड्रॉ करा सकते हैं। अब शॉपकीपर का काम क्या होता है, जो होलसेलर होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें यही तो होता है भी, लोग आएंगे उनके पास कि आप पैसे ले लीजिए, तो कोई चेक दे जाएगा, कोई कैश दे जाएगा, वो अपने पास थोड़ी रखेगा उसको, वो क्या करेगा, वो कहेगा यार फटाफट बैंक में डिपॉजिट कराओ इसको, तो वो फटाफट बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो पता नहीं दिन में कितने लोग उनके पास आएंगे जो पैसे देने के लिए आएंगे, तो क्या होगा, वो पता नहीं कितनी बार जाएंगे बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए। वैसे ही उनको ने बहुत तरह के लोगों की पेमेंट भी करनी होती है, तो कभी कोई आ गया पेमेंट लेने के लिए, कभी कोई आ गया पेमेंट लेने के लिए, तो दिन में 20 बार उनको पेमेंट भी करनी होती है। सो ये जो अकाउंट है ये उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये अकाउंट उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो जितनी मर्जी बार जो है बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं और जितने मर्जी टाइम जो है वो इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। पर ध्यान ये देना है कि इस अकाउंट पे बैंक जो है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, सो नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। ओके, क्यों नहीं देता, अब ध्यान से सोचो, बैंक इंटरेस्ट देगा क्यों? बैंक इंटरेस्ट हमें इसलिए देता है क्योंकि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है, हमारे पैसे को आगे किसी और को लोन पे दे देता है, फिर जिसको लोन पे देता है उससे इंटरेस्ट लेता है, ठीक, और हमें कहता है कि देखो जी आपके पैसे हमने किसी और को दिए थे, उससे मैंने इंटरेस्ट अर्न किया तो हम बीच में से आपको भी दे रहे हैं, थोड़ा अपना प्रॉफिट रख लेते हैं बीच में, बाकी आपको दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आज मान लीजिए कि अभी आप गए बैंक में, तो बैंक में जाके आपने सपोज कीजिए कि वहां पे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, ठीक। बैंक अभी सोच रहा था कि ये बंदा जो है वो 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा के गया है, इसको आगे मैं किसी और को लोन पे पकड़ाऊं। वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप पहुंच गए कि भैया जो 5 लाख डिपॉजिट कराया था ना वापस दे दो, तो आप निकलवाने पहुंच गए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसमें आप जब मर्जी चाहे डिपॉजिट करा सकते हो, जब मर्जी चाहे निकलवा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब बैंक को इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक पर्सन अभी डिपॉजिट करा के गया है अकाउंट में, तो वो अभी थोड़ी देर में उसको लेने नहीं आएगा, वो आ गया लेने, तो बैंक देगा कहां से? अगर सपोज करो कि बैंक ने उसके पैसे जो हैं वो आगे किसी को लोन पकड़ा दिए होते, ठीक, वो पहुंच गया होता कि लाओ जी मेरे पैसे निकालो, तो बैंक क्या कहता, बैंक कहता यार तेरे पैसे तो मैं किसी और को लोन पे दे चुका हूं, कहां से दूं? वो कहेगा मैंने करंट अकाउंट ओपन इसलिए करवाया ताकि मैं जब मर्जी निकलवा सकता हूं। तो मतलब जो पैसे करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराए जाते हैं, बैंक उन पैसों को किसी और पर्सन को लोन की फॉर्म में नहीं दे सकता। नहीं दे सकता ना, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जिसने डिपॉजिट कराए हैं अगर वो लेने आ गया तो कहां से देगा? तो बैंक कहता है भैया देख, तू पैसे डिपॉजिट करा के गया था, तेरे पैसे हम आगे किसी को लोन तो दे नहीं सकते, तो दे नहीं सकते तो हमें आगे से इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, जब मिल नहीं रहा तो तेरे को क्यों दे? तो इस अकाउंट पे बैंक किसी तरह का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि उसको आगे से मिलता नहीं, तो वो हमें आगे कस्टमर को देता भी नहीं, ठीक। दूसरी बात कि इस पे बल्कि बैंक जो है वो जो भी इसके अकाउंट होल्डर होते हैं उनसे चार्ज करता है। वो कहता है देखो आपके पैसे संभाल रहे हैं हम, दिन में आप 15 बार चेक लेके जाते हो, 15 बार चेक लेके आते हो, ठीक है, आपको डील करना पड़ता है, तो इस पे आपको चार्जेस बल्कि देने पड़ते हैं बैंक को। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अकाउंट जो आप बैंक के अंदर जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं, एंड दैट इज द करंट अकाउंट। ओके, जो सेकंड अकाउंट है जो आप बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए ओपन करा सकते हो, उसको हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। जो आप लोगों का अकाउंट होगा ना एज ए स्टूडेंट, जब आपके स्कॉलरशिप्स वगैरह आते हैं तो आपके टीचर ने आपको कहा होगा कि आप बैंक अकाउंट ओपन कराइए, तो ध्यान से जो आपके पास बैंक की पासबुक है ना आप उसको चेक कीजिएगा, वहां पे लिखा होगा सेविंग अकाउंट। जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है ना बैंक में, वो क्या है, वो सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो स्मॉल सेविंग्स के लिए जो है बैंक ओपन करता है, ठीक है। लोगों के अंदर जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं उसको मोटिवेट करने के लिए बैंक जो अकाउंट ओपन करवाता है, दैट इज कॉल्ड द सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब आम लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी सैलरी आती है बैंक में, ठीक है, मेरा अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो वहां पे मेरी सैलरी आती है,
तो वो जो मेरा अकाउंट है वो क्या है, वो सेविंग अकाउंट है। तो वहां क्या क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ जब मुझे सैलरी आनी होती है तो जो मेरे प्रिंसिपल सर हैं वो क्या करते हैं, मेरे अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट करा देते हैं। तो वहां से मैं क्या करता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है मैं थोड़े थोड़े करके निकालता रहता हूँ। अब सेविंग अकाउंट जो है इसमें क्या है, इसमें आप पैसे जितने चाहें उतने डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक हो गया। दो बातें मेन है जो हमने सेविंग अकाउंट में समझनी है। पहली चीज ये है कि इसमें आप जितने पैसे चाहें उतने डिपॉजिट करा सकते हैं, पर अगर आपको एक लिमिट से ज्यादा पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसके लिए आपको पहले बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब वो इन्फॉर्म क्यों करना पड़ेगा, अब उसका लॉजिक समझते हैं। बैंक क्या करता है, उसको ना अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे ये पता होता है कि जो सेविंग अकाउंट वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मनी डिपॉजिट तो करा देते हैं पर सारी की सारी मनी एक ही टाइम पे विड्रॉ नहीं करते। तो बैंक क्या करता है, बैंक ना, आपने मान लीजिए कि मान लो मैं, मेरे 50,000 रुपए जो हैं, सपोज कीजिए कि मैंने डिपॉजिट करा दिए सेविंग अकाउंट में। ओके, अब बैंक को पता है कि इसने 50,000 डिपॉजिट तो करा दिए, पर ये सारे के सारे पैसे जो है वो विड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, वे थोड़े थोड़े निकलवाएगा। तो बैंक क्या करता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा करता है कि ऐसा करते हैं, यार ये 50,000 डिपॉजिट करा के गया है तो इसके लिए क्या करते हैं, 10,000 रख लेते हैं, भी अगर निकलवाने आ गया तो इसको दे देंगे बीच में। बाकी 40,000 जो है वो क्या करते हैं, वो बैंक आगे किसी पर्सन को लोन दे देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब आगे किसी पर्सन को लोन देगा तो उससे क्या होगा, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, करंट अकाउंट में तो वो लोन दे ही नहीं सकता क्योंकि आप तो पूरे के पूरे निकलवाने पहुंच जाओगे। अब इसमें बैंक को पता है कि ये एक टाइम पे सारे तो निकलवाने आएगा नहीं, क्योंकि अगर आएगा भी तो उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ जी इस डेट को मुझे इतना अमाउंट चाहिए, तो बैंक उसके लिए अरेंज करके रखेगा पहले से। एकदम से जाके आप नहीं बोल सकते कि लो जी मेरे सारे पैसे दे दो, मान लो आपके अकाउंट में 5 करोड़ पड़े हैं, तो आप बैंक के पास जाके बोलो हाँ जी मेरे 5 करोड़ निकालो। अब बैंक कोई आपके लिए 5 करोड़ लेके नहीं बैठा, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा बैंक को, सो दैट द बैंक गेट्स टाइम टू अरेंज मनी फॉर यू पीपल। ओके, सो बैंक को पता है कि सारे तो लेने आएगा नहीं, तो बैंक क्या करता है, आपके लिए थोड़े से पैसे रख लेता है, बाकी आगे किसी को लोन पकड़ा देता है। अब आगे अगर लोन पकड़ाएगा तो क्या होगा, उससे इंटरेस्ट वो अर्न करेगा, अर्न करेगा तो आपको देगा भी, पर इसमें इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है। कम क्यों मिलता है, आपने 50,000 डिपॉजिट करा तो आपको बैंक ने इंटरेस्ट जो देना है वो देना है आपने 50,000 रुपीज पे। मैंने 50,000 डिपॉजिट कराए तो मुझे जो बैंक ने इंटरेस्ट देना है वो तो 50,000 पे देना है ना, पर बैंक ने आगे लोन कितना दिया था, वो तो दिया था 40,000, क्योंकि 10,000 उसने मेरे लिए रख लिए थे। अब उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिला, मतलब बैंक को इंटरेस्ट मिला 40,000 पे, उसने मुझे देना है 50,000 पे, तो वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देता है। सो पहले क्या होता था, जब इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं आए थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1991 1992, ठीक है, इन द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर इंडिया में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए। पहले क्या होता था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये डिसाइड करता था कि सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना होगा। ठीक है, और सारे बैंक जो उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे। अब सोचो जितने बैंक है सारे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कंपटीशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब क्या हुआ, जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आए इंडिया के अंदर, उस टाइम पे रिजर्व बैंक ने क्या किया, जितने भी बैंक्स हैं उनको ना एक रेंज प्रोवाइड करवाई। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, रेंज। रेंज मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि मैं आपको एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, मैं आपको एक रेंज प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे सपोज कीजिए द रेंज इज 3% टू 6.5%। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि जो बैंक्स हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराता है, आप उसको मिनिमम टू मिनिमम आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो देना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6.50 दे सकते हो। अब इससे कम नहीं दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इन बिटवीन कितना होगा, अब 3% टू 6.50% के इन बिटवीन कितना होगा, ये बैंक्स पे छोड़ दिया कि आप अपना अपना देख लो, जिसको जितना सेट आता है उसके हिसाब से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रख लीजिए।
सो आपको जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे वो 3% मिलेगा, जो मैक्सिमम मिलेगा वो आपको मिलेगा 6.50, बट ये भी बहुत रेयर केस में होता है। अप्रोक्सीमेटली आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर वो मिलता है 3 to 4% के बीच बीच में। ओके, सो दिस इज अ सेविंग अकाउंट। ये किसके लिए है? स्मॉल सेविंग्स के लिए है। आप बैंक में जाके स्मॉल सेविंग्स कर सकते हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते हैं। डिपॉजिट जितने मर्जी करवा सकते हैं, पर विड्रॉल एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने उससे ज्यादा विड्रॉ करना है देन यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक प्रायर। ओके, नंबर 3, जो डिपॉजिट्स है जो आप बैंक में करा सकते हैं उसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरडी। आरडी, आरडी, आर फॉर रिकरिंग, डी फॉर डिपॉजिट्स। आरडी, आरडी में क्या है? आरडी जो है इसकी जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है और वो ये है कि ये अकाउंट जो है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही ओपन होता है। मतलब ये नहीं कि जैसे आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा लिया, मान लीजिए आपका अकाउंट है, आप कभी गए उसको रिन्यू कराने के लिए? नहीं, एक बार ओपन हुआ तो ठीक है वो चलता रहेगा। करंट अकाउंट एक बार ओपन करा लिया, ठीक है वो चलता रहेगा। पर आरडी में ऐसा नहीं होता। आरडी अनलिमिटेड अमाउंट का अकाउंट नहीं है। रिपीटिंग माय वर्ड्स, आरडी अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन होने वाला अकाउंट नहीं है। ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही ओपन होता है और वो जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम टू मिनिमम जो है वो है 6 months टू मैक्सिमम 5 years। अब चॉइस इज योर्स, भी आप 6 मंथ से लेके 5 years तक का जितना मर्जी आरडी अकाउंट जो है वो आप ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पे लोग क्या करते हैं 1 year, 2 year, 3 year, 4 year एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 year के अकाउंट जो है ओपन कराते हैं। सपोज अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं तो एट प्रेजेंट मेरा एक बैंक के अंदर जो है वो आरडी अकाउंट है और वो है 12 मंथ्स का, मतलब 1 year का। अब क्या होगा अगर वो 12 मंथ्स का अकाउंट है तो उस अकाउंट के अंदर, अब मैं आपको दो वेरिएशन बताऊंगा इस चीज में। पहले क्या होता था और अभी क्या है? पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए कि आपने 12 मंथ्स का अकाउंट ओपन करा लिया, उसके अंदर क्या होगा, जितना आपका बेस अमाउंट है, बेस अमाउंट मतलब जितने का आपने अकाउंट ओपन करा, लेट इट बी कि मैंने 5000 का अकाउंट ओपन कराया, कितनी देर के लिए? 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज, जो मेरे पैसे होंगे आरडी अकाउंट मेरा बंद हो जाएगा और उसी बैंक में जिसमें मैंने आरडी अकाउंट ओपन कराया था वहां पर मुझे सेविंग अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा। मेरे इस आरडी अकाउंट से पैसे निकलेंगे और मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाएंगे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो 12 मंथ्स के लिए सपोज करो कि मैंने 5000 पर मंथ का अकाउंट ओपन करा लिया। 12 मंथ के बाद क्या होगा? अब ध्यान से सोचो, 12 मंथ तक क्या होगा, आरडी अकाउंट में मुझे 55,000 रुपीज डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। पहले ये पहले होता था भी अगर आपने 12 मंथ्स का अकाउंट ओपन कराया तो हर महीने जो आपका बेस अमाउंट है लेट इट बी 5000, तो 12 मंथ्स तक आप उस अकाउंट के अंदर 5000 रुपीज ही डिपॉजिट करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। ठीक है जी, 5000 ही जमा होंगे और कितनी देर तक जमा होंगे? 12 मंथ्स तक जमा होंगे। उसके बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट मिल जाएगा। मतलब 12 मंथ में आपका 60,000 तो ये हो गया, विद इंटरेस्ट आपको वो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में जो है वो आ जाएंगे। फिर क्या हुआ, थोड़ा इसमें चेंज किया गया। चेंज ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 5000 से ज्यादा जमा कराना चाहते हो आप करा सकते हो, यू आर फ्री, बट जितने एक्स्ट्रा कराओगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आरडी अकाउंट का नहीं मिलेगा। मतलब लेट इट बी कि आरडी अकाउंट पे इंटरेस्ट है 6.5%, ये आरडी का इंटरेस्ट है, और सेविंग अकाउंट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट इट बी 4%। आप 5000 से ज्यादा डिपॉजिट करा सकते हैं। मान लो आपने कहा कि मैं तो 8000 डिपॉजिट कराऊंगा। अब बैंक कहता है कि 5000 आपका बेस अमाउंट है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.5, जो आपने एक्स्ट्रा 3000 डिपॉजिट कराए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट का। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आज की डेट में बात करें, आज एक और वेरिएशन आई है आरडी अकाउंट के अंदर जिसको कहा जाता है फ्लेक्सी आरडी। फ्लेक्सी आरडी, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाएंगे ना, आरडी अकाउंट ओपन कराने जाएंगे,
आपको पहले उसको बोलना पड़ेगा कि जो मैंने आरडी अकाउंट ओपन कराना है वो मैंने सिंपल आरडी नहीं करानी, मैंने फ्लेक्सी आरडी करानी है। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फ्लेक्सी मींस फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल में क्या है, मान लीजिए कि आपका बेस अमाउंट जो है वो 5000 है। अब ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब जरूरी नहीं कि आप 5000 ही डिपॉजिट कराएंगे, कम नहीं करा सकते, ज्यादा करा सकते हैं। कितना ज्यादा, जितना आपका बेस अमाउंट है उससे आप 10 टाइम ज्यादा डिपॉजिट करा सकते हैं। मतलब अगर मेरा 5000 बेस अमाउंट है तो अगर मैं चाहूं तो अपने आरडी अकाउंट के अंदर 50000 तक मैं डिपॉजिट करा सकता हूं और पूरे के पूरे अकाउंट पे मुझे आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट होता था। ठीक है, जब वो टाइम पीरियड जो है पूरा हुआ, आपका अकाउंट क्लोज, पैसे आपके सेविंग अकाउंट में आ गए। उसके बाद आपको नेक्स्ट टेन्योर के लिए आपको फिर से आरडी अकाउंट जो है वो ओपन कराना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, इसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रिकरिंग मींस द फ्रीक्वेंसी। आपको पहले से जब आपने अकाउंट ओपन कराया है, आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट है वो आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैंने कितने टाइम के लिए जो ये अमाउंट है वो डिपॉजिट कराना है और मेरा बेस अमाउंट कितना रहेगा। अगर तो आपने सिंपल आरडी ओपन कराई है फिर तो आप बेस अमाउंट ही डिपॉजिट कराओगे, आप उससे ज्यादा नहीं करा सकते। अगर आप कराएंगे भी तो आपको सिर्फ उस पे सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाला है। अगर आपने फ्लेक्सी आरडी ओपन करा ली तो फ्लेक्सी आरडी में ये होगा कि आप जितना आपका बेस अमाउंट है आप उससे 10 टाइम डिपॉजिट करा सकते हैं और पूरे के पूरे पे आपको क्या होगा, आपको जो आरडी है उसका इंटरेस्ट मिलेगा। पर इसमें हम एक अकाउंट और करेंगे जिसमें हम बात करेंगे, उसको बोलेंगे एफडी, फिक्स्ड अकाउंट। वो अगला अकाउंट होगा हमारा। उसमें और आरडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टोटलिटी के अंदर बनता है ना वो कम बनता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने फर्स्ट मंथ के अंदर 5000 डिपॉजिट कराए, सेकेंड मंथ में फिर आपने 5000, थर्ड मंथ में फिर 5000, फोर्थ मंथ में फिर 5000, फिफ्थ मंथ में फिर 5000 और सिक्स मंथ में फिर 5000। तो आप 6 महीने तक 5000 डिपॉजिट कराते रहे। आपकी जो आरडी है वो थी टोटल 6 मंथ्स की। अब अगर आपने 6 मंथ्स की एफडी कराई होती तो एफडी हम बात करेंगे उसकी, उस पे इंटरेस्ट ज्यादा बनता, इसमें कम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट मंथ में आपको 5000 डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, तो जो इंटरेस्ट मिलना है वो 5000 पे मिलना है। सेकेंड मंथ में आपके कितने हो जाएंगे, 10000, तो सेकेंड मंथ में इंटरेस्ट 10000 पे, 3 मंथ्स में इंटरेस्ट 15000 पे, देन 20, 25, यहां पे जाके 30,000 बनेगा। क्योंकि आप टोटल इकट्ठा 30,000 नहीं दे रहे हैं, आप उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी आपको पार्ट्स में ही मिलेगा। सो दिस इज योर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक हो गया। तो ये आपका आरडी अकाउंट है। अभी इसके बाद दो अकाउंट और है हमारे पास जो हम बैंक में ओपन करा सकते हैं। वन इज द फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, एंड अदर वन इज द होम सेफ अकाउंट। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।